हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स और मैं रूपाली वर्मा आपकी हिंदी एजुकेटर। आज लेकर आए हैं क्लास 8th के लिए वीडियो। क्लास 8th की हिंदी की बुक करा रही हूँ मल्हार, जहाँ पर हम आ चुके हैं अपने 6th चैप्टर एक टोकरी भर मिट्टी। इसका आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी बुक में हमने जो चैप्टर दिया है वो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है कि क्या था इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर के बाद बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई हैं और अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज है, तो चलिए देख लेते हैं कि इन एक्सरसाइज को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा कि जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हमारे पास में ये एक्सरसाइज दो सेक्शन में है। पहली है पार्ट से और दूसरा है पार्ट से आगे। फिर इन दो सेक्शंस के अंदर भी कई सेक्शंस डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला सेक्शन हम ले रहे हैं पार्ट से और इसके अंदर पहले जो टॉपिक आ रहा है वो है मेरी समझ से। ठीक है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, उसमें आपको सही जो भी आंसर है उसके आगे एक स्टार बनाना है। कभी कभी जैसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में खाली एक क्वेश्चन आंसर ही मार्क करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, तो आप उन्हें भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, जमींदार की झोपड़ी हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब जमींदार क्यों झोपड़ी हटाना चाहता था? झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी, झोपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। तो क्या था, वो अपने अहाते का विस्तार कर रहा था, यानी कि आंगन को बढ़ाना चाहता था। वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी थी? क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, विनती और नम्रता से, या चुपचाप उठाकर ले गई? तो सही क्या था, उसने आग्रह किया था तब वो लेकर गई थी, यानी कि विनती और अनुग्रह से, और उसने नम्रता पूर्वक मिट्टी ले जाने की आज्ञा मांगी थी। वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भावना को दर्शाता है? क्या था उसका जो व्यवहार था कि वो जब अपने घर से चली गई तो वो खाना नहीं खा रही थी, तो ये क्या भावना दर्शाती है? दया, लगाव, गुस्सा या डर? तो जाहिर सी बात है उसका वो लगाव था घर के प्रति, इसलिए वो खाना नहीं खा रही थी। कहानी का अंत कैसा है? दुखद, सुखद, प्रेरणादायक या सकारात्मक? तो जाहिर सी बात है कि वो सुखद भी है और प्रेरणादायक भी है। सुखद क्यों है? क्योंकि उस वृद्धा को उसकी झोपड़ी मिल गई। प्रेरणादायक क्यों है? क्योंकि हमें जमींदार से ये बात समझनी चाहिए कि जब हमें अपनी गलती का एहसास हो तो उस गलती को तुरंत का तुरंत सुलझा लेना, हमें जो है वो सुधार लेना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी प्रेरणा मिलती है कि किसी गरीब से उसके रहने की जगह तो नहीं छीननी चाहिए। अब आ जाते हैं खा क्वेश्चन। यहाँ पर करीबन हमने कितने किए? 4 प्रश्न किए। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो ये जो हमने बहुविकल्पी अभी करे ना 4, इनमें आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं, ये रीजन आपको देना है। ठीक, देखिए क्या है। हमने अपने दोस्तों से चर्चा की और पाया कि हमने जो उत्तर चुने हैं वे इन कारणों से सही हैं। क्या कारण है? पहला, झोपड़ी हटाने की वजह अहाते का विस्तार था, क्योंकि जमींदार अपने महल को बड़ा करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि उसे अपने घर को बड़ा करना था, तो बाउंड्री भी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा वो चीज़। वृद्धा ने बड़ी नम्रता से अनुमति मांगी ताकि झोपड़ी से मिट्टी ले जा सके, इसीलिए वहां पर क्या था, विनम्रता से उसने मांगी थी। पोती का व्यवहार लगाव दिखाता है, क्योंकि वह अपने घर और झोपड़ी से जुड़ी है। अब व्यवहार क्या दिखा रहा है कि वो अपने घर से जुड़ी हुई है, इसलिए। कहानी का अंत सुखद और प्रेरणादायक है, क्योंकि जमींदार ने अपनी गलती स्वीकार की और झोपड़ी लौटा दी, यानी कि उसे जैसे ही एहसास हुआ कि उसने ये गलती करी थी, तुरंत उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि भाई झोपड़ी में तुम आकर रहने लगो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं, मिलकर करें मिलान। क्या है? पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, यानी कि एक सेंटेंस है और 2 उसके कंक्लूजन है। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें इनके सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्षों से मिलाइए, यानी कि उन दोनों में जो सही है उसमें हमें मिलाना है। चले देखिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इधर वाक्य दिए गए हैं, इधर निष्कर्ष दिए गए हैं। क्या है वाक्य? अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। अब 2 निष्कर्ष हैं। पहला क्या है? वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी। दूसरा, वृद्धावस्था में पोती का सहारा वृद्धा थी।
तो यहाँ पर क्या था, कौन किसका सहारा था, वृद्धा की सहारा जो है वो पोती थी। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष सही है वो है पहला वाला। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, जमींदार ने वकीलों से सलाह करके झोपड़ी पर न्यायपूर्वक कब्जा किया, ऐसा तो नहीं किया था उसने। जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला, क्योंकि उन्होंने वकीलों को पैसा दिया था और कानूनी दांवपेच लगाए थे, जबकि वो सही तरीका नहीं था। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। अभी क्या था, वृद्धा ने जमींदार को कमजोर साबित करने के लिए टोकरी उठाने को कहा था। दूसरा, वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया था। तो सही क्या था, सिर्फ उसको टोकरी का उठाने को कहकर अन्याय का अनुभव कराया था। जमींदार साहब धन मद में गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। क्या था, धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था। संपत्ति के घमंड को भूलकर जमींदार अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। नहीं, सेकंड तो सही नहीं है, या तो यहाँ पर सही क्या होगा, आपका पहला वाला, कि वो अपने कर्तव्य भूल गए थे। नेक्स्ट आते हैं, कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। अब क्या था, वृद्धा ने अपने व्यवहार पर पछताकर जमींदार से क्षमा मांगी। नहीं, वृद्धा ने क्षमा नहीं मांगी थी, जमींदार ने क्षमा मांगी थी। अपने द्वारा किए गए अन्याय का पछतावा कर जमींदार ने क्षमा मांगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। क्या था, वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है। नेक्स्ट है, वृद्धा ने जमींदार की उम्र और शक्ति पर व्यंग करते हुए ये बात कही थी। नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका पहला वाला सही, कि प्रतीकात्मकता किसे बनाई थी, एक टोकरी भर मिट्टी को, और बताया था कि उन्होंने जो ये अन्याय किया है इसका भार वो सारी जिंदगी नहीं उठा पाएंगे। फिर है, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिसमें कि मैं अपने सिर पर धर लूं, यानी कि इस टोकरी में हाथ, ताकि मैं अपने सर पे रख के लेके जा सकूं। वृद्धा ने चतुराई से जमींदार को शर्मिंदा करने की योजना बनाई थी। नहीं, वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार को से विनम्र निवेदन किया था। तो ये ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। नेक्स्ट आते हैं, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई। झोपड़ी में जाकर वृद्धा डर गई कि जमींदार उसे फिर से बाहर निकाल देगा और रोने लगी। नहीं, तो यहाँ पर पहला वाला, क्योंकि वो अपने पुराने दिनों को याद करके कहीं ना कहीं भावुक हो गई थी, इसीलिए रोने लगी थी। चलिए अब खा ऑप्शन में आ जाते हैं, करे मिलान का का हो गया, अब खा पे आते हैं। अपने मित्रों के उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए और चर्चा कीजिए कि आपने कौन से निष्कर्षों का चुनाव किया है और क्यों। तो अब आपको बताना है कि जो आपने आंसर लिखे हैं उनके रीजन क्या है, क्यों आपने इनको दिया है। देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ अपने उत्तर मिलाऊंगा और चर्चा करूंगा कि मैंने निष्कर्ष इस तरह चुने हैं। पहला, अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र सहारा थी, ठीक है, थी ना, के लिए वृद्धावस्था में वृद्धा का सहारा उसकी पोती ही थी, चुना, क्योंकि कहानी में साफ है कि पोती वृद्धा का एकमात्र सहारा है, कोई और बचा ही नहीं, पति मर गया, बेटा मर गया, बहू मर गई, सिर्फ पोती ही बची थी, तो वही थी। नेक्स्ट है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, ये था। अब इसके लिए जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर कानूनी दांवपेच से झोपड़ी कर कब्जा किया, चुना, क्योंकि जमींदार ने पैसे से वकीलों की मदद ली थी, वो लीगल तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, वकीलों को पैसा खिलाया ताकि उसके कानूनी दस्तावेज जमींदार के हक में बन सके। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, के लिए वृद्धा ने टोकरी को प्रतीक बनाकर जमींदार को उसके अन्याय का अनुभव कराया, चुना, क्योंकि वृद्धा ने मिट्टी से जमींदार को सबक सिखाया। अब यहाँ पर क्या था, मिट्टी से जमींदार को सबक सिखाया, यानी कि उसने मिट्टी के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी कि आप उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करी।
नेक्स्ट है, जमींदार साहब धन मंद से गर्मित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे के लिए हमने क्या चुना? धन और अहंकार ने जमींदार को मानवीयता और करुणा से दूर कर दिया था चुना, क्योंकि जमींदार का घमंड उसे गलत राह पर ले गया था। वो काम कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो एक अनैतिक काम था, हाँ अनएथिकल था। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी के लिए अपने द्वारा किए अन्याय पर पछता कर जमींदार ने क्षमा मांगी चुना, क्योंकि जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए हमने चुना। नेक्स्ट नंबर 6 हमने जो चुना क्या था? उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे के लिए हमने चुना। वृद्धा ने प्रतीकात्मक रूप से कहा कि अन्याय का नैतिक भार उठाना आसान नहीं है चुना, क्योंकि ये जमींदार को सोचने पर मजबूर करता है। वो बताता है कि ये मजबूर किया कि हाँ मैंने ये गलत किया है, तो वो बात उस जमींदार ने सोची और तभी उसको इस चीज़ का एहसास हुआ था कि उसने गलती करी है। कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं के लिए हमने चुना। वृद्धा ने टोकरी उठाने में सहायता के लिए जमींदार से विनम्र निवेदन किया चुना, क्योंकि वृद्धा ने शांति से मदद मांगी थी। उसने कोई भी भड़की नहीं थी, गुस्सा नहीं थी, रो नहीं रही थी। उसने बहुत शांति के साथ विनम्रता पूर्वक, जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं वैसे उसने कहा था कि हाथ लगा दीजिए। आखिरी था हमने चुना। उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी के लिए झोपड़ी में प्रवेश करते ही वृद्धा पुराने दिनों के कारण भावुक हो गई चुना, क्योंकि वृद्धा की यादें उसे रोने पर मजबूर कर देती हैं। क्या कर देती हैं? जो पूरा भाई उसका पूरा जीवन उस झोपड़ी में बीता था, तो जैसे ही गई वो बहुत इमोशनल हो गई। मैं अपने मित्रों से पूछूंगा कि उन्होंने क्या चुना है और क्यों। अगर उनका जवाब अलग है तो हम साथ में सोचेंगे कि कौन सा निष्कर्ष कहानी से ज्यादा मेल खाता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। कुछ पंक्तियां दी गई होंगी, उन पर चर्चा करेंगे। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन पंक्तियों का अर्थ आपको क्या समझ में आया है। चलिए पंक्ति पढ़ें पहले। उसके लिए, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? तो अब इस पंक्ति का अर्थ आपको क्या समझ में आया है ये लिखना है। देखिए मेरा अर्थ क्या है। मुझे लगता है कि वृद्धा ने ये पंक्ति जमींदार को समझाने के लिए कही। वह कह रही थी अगर एक टोकरी मिट्टी भी जमींदार नहीं उठा सकते तो पूरी झोपड़ी का भार तो हजारों टोकरियों के बराबर है, वे जिंदगी भर कैसे संभाल पाएंगे? इसका मतलब है कि जमींदार ने गलती की है और उसे यह भार उठाने का हक नहीं है। यह वृद्धा का एक चतुर तरीका था जमींदार को अपनी गलती का एहसास दिखाना। तो यहाँ टोकरियां वो समय हैं जो उसने उस झोपड़ी में बिताया था, वो पल हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो समय था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो मेरा बिताया समय था ये मेरे लिए हल्का हो सकता है, लेकिन आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया, इससे आपके लिए भारी है। तो ये एहसास दिलाने के लिए ही ये कहा गया था। समूह में साझा करने के विचार। अब समूह में कैसे साझा करेंगे? मैं अपने समूह में कहूँगा कि ये पंक्ति दिखाती है कि वृद्धा ने जमींदार को सबक सिखाया। हम बात करेंगे कि क्या ये तरीका सीधा सही था और क्या जमींदार को सचमुच समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसे विचार करेंगे। अगली पंक्ति है खा। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसके मन में? जमींदार के मन में। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। मतलब किसी से नहीं कहा, खुद जमींदार बढ़ गए। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, यानी कि वो बहुत भारी है। अब इसमें उत्तर देंगे क्या अर्थ है। मेरा अर्थ क्या निकल रहा है? मुझे लगता है पहले जमींदार को गुस्सा आया क्योंकि वह वृद्धा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब वृद्धा ने हाथ जोड़कर और पैरों पर गिरकर मदद मांगी तो जमींदार का दिल पिघल गया। उन्होंने खुद टोकरी उठाने की कोशिश की लेकिन वह बहुत भारी थी और वे नहीं उठा सके। इसका मतलब है कि जमींदार को अपनी ताकत और गलती का एहसास हुआ कि मतलब सही
अर्थ में कि उनकी ताकत क्या है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो पाठ तो हमने पढ़ा हुआ है पूरा अच्छे तरीके से। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें हमें लिखने हैं। क्या दिया गया है? आपके विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र कौन है और क्यों? अब देखिए इसमें जो थे 2 पात्र आ रहे हैं और एक हिडन है। पहला पात्र जमींदार, दूसरा वो वृद्ध बुढ़िया और वृद्धा, और दूसरा वो जो है वो कौन था? उसकी पोती, ठीक है, वृद्धा की पोती, ये थे। तो अब इसमें जो भी आपको लगा, तो मेरे विचार से कहानी का सबसे प्रभावशाली पात्र वृद्धा है। वो वृद्ध स्त्री है जिसने इतने बड़े जमींदार को उसकी गलती का एहसास कराया था, है कि नहीं? वह इसलिए ये प्रभावशाली है क्योंकि उसने अपनी समझदारी और धैर्य से जमींदार को अपनी गलती का एहसास कराया। उसने मिट्टी की टोकरी का इस्तेमाल करके जमींदार को सिखाया कि अन्याय का बोझ उठाना आसान नहीं है। क्या है? अन्याय का बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वृद्धा की पोती ने खाना क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो अपने घर से दूर हुई थी। उसे अब चूंकि वो छोटी है ना, तो उसे अपने घर में जो अपनापन, सिक्योरिटी जो होती है वो उसे अनुभव नहीं हो रही थी, इसीलिए वो वापस अपने घर जाना चाहती थी और उसके अपने घर के प्रति लगाव ने ही उसका खाना छुड़वा दिया था। वृद्धा की पोती ने खाना छोड़ दिया क्योंकि उसे अपनी पुरानी झोपड़ी की बहुत याद आती थी। जब झोपड़ी छिन गई तो वह उदास हो गई और कहा कि वह सिर्फ अपने घर की रोटी खाएगी, इसीलिए उसने खाना पीना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे अपने घर की काफ़ी याद आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया था? उसने वकीलों को पैसे खिलाकर जो है वो गलत कागज बनाकर झोपड़ी पे कब्जा किया था, है ना। देखिए क्या है, जमींदार ने वकीलों की मदद से अदालत में केस लड़ा। उसने वकीलों को पैसे देकर उनकी थैली गर्म की और कानूनी चाल चलकर वृद्धा की झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अब वकीलों के थ्रू यानी कि गलत पेपर ही बनाए, अदालतों में पेश किए, जिसकी वजह से वो वृद्धा के हाथ से झोपड़ी चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन घा है, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, द्वारा सिर हिलाने की इस क्रिया का क्या अर्थ है यहाँ जमींदार पे? अब बताइए यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। जमींदार का सिर हिलाना, इसका मतलब है कि उन्हें वृद्धा को बोलने की इजाजत दी थी कि ठीक है बोलो। यह दिखाता है कि वह उनकी बातें सुनने को तैयार था, हालांकि पहले वह नाराज था। यह एक छोटा सा संकेत है कि जमींदार का मन थोड़ा नरम हो रहा था, यानी कि वृद्धा की स्थिति देखकर कहीं ना कहीं अब उसका दिल भी पसीजने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। यानी कि जमींदार ने किसी नौकर से नहीं कहा, खुद ही आकर आगे बढ़कर टोकरी उठाने लगे। यहाँ जमींदार के व्यवहार में परिवर्तन का आरंभ दिखाई देता है। पहले जमींदार का व्यवहार कैसा था, इस घटना के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो पहले तो वो बड़ा क्रूर था, गुस्से में था, अहंकारी था, घमंडी था, लेकिन फिर घटना के बाद धीरे से उसके अंदर भी विनम्रता और दयालुता आ गई थी, है ना। पहले जमींदार का व्यवहार अहंकारी, कठोर था। वह वृद्धा को जबरदस्ती झोपड़ी से निकालना चाहता था और उसकी परवाह नहीं करता था। लेकिन जब उसने खुद टोकरी उठाने की कोशिश की और असफल रहा तो उसका मन बदलने लगा, उसे दया आ गई और वह वृद्धा की मदद करने को तैयार हुआ, जो उसके व्यवहार में नरमी लाया है। यानी कि क्या हुआ, उसके व्यवहार में थोड़ा विनम्रता आई, जब उसे लगा कि हाँ ये तो मैंने गलत किया, क्योंकि वृद्धा की बातों से कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ने लगा था। उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने किया। देखिए जमींदार ने यह किया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वृद्धा की बातों और टोकरी की घटना ने उसे समझाया कि उसका अन्याय सही नहीं था, यानी कि उसका जो व्यवहार था वो सही नहीं था, जो कर रहा था वो गलत था। पछतावा होने पर उसने वृद्धा से माफी मांगी और झोपड़ी लौटा दी। चलिए अब आते हैं अनुमान और कल्पना से, ठीक है। अब हमें जो है अपनी इमेजिनेशन पावर इस्तेमाल करनी है, एजम्पशंस लगाने हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर्स क्या हो सकते हैं,
चलिए, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती? पोती ने तो खाना छोड़ दिया था, अब वृद्धा की जगह अगर पोती आती तो क्या होता? चलिए देखते हैं। अगर वृद्धा की पोती जमींदार से बात करती तो शायद वह कहती, महाराज, मेरी दादी ई की झोपड़ी हमारा घर है, वहां मेरे माता पिता की यादें हैं, कृपया हमें वहां रहने दे, वरना मैं और मेरी दादी दुखी रहेंगी। वह अपनी उदासी और प्यार से जमींदार का मन बदलने की कोशिश करती। अगर एक छोटा सा बच्चा इस तरीके से जाकर जमींदार से रिक्वेस्ट करता तो शायद जमींदार मान जाता, है ना। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट करनी पड़ती। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? अब आपको बताना है कि अगर आप जमींदार की जगह होते तो आप क्या करते। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं जमींदार होता तो मैं वृद्धा से प्यार से बात करता, मैं उसकी झोपड़ी ना लेता और उसे वहीं रहने देता। अगर मुझे जगह चाहिए होती तो मैं कहीं और बनवाता ताकि वृद्धा और उसकी पोती को दुख ना हो। अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं जमींदार हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का आंगन बड़ा हो जाए और उस आंगन में अंदर जो है उसकी झोपड़ी आ रही, तो मैं कहती कि झोपड़ी वहीं रहने दो, हम अपना आंगन बढ़ा लेते हैं। आंगन बढ़ा लें तो झोपड़ी किनारे पड़ी है, वो अपना घर में रहती रहेगी, उसका एंट्रेंस अलग से दे देते हम, है कि नहीं। अपने घर के आंगन इधर से कर लेते थोड़ा सा, तो इस तरीके से क्या होता कि भाई मेरा भी मन हो जाता और उसकी झोपड़ी भी वहीं की वहीं रह जाती। गा क्वेश्चन है, जमींदार को टोकरी उठाने में सफलता क्यों नहीं मिली होगी? क्या कारण है कि वो झोपड़ी नहीं उठा पाया? आप बताइए। देखिए, जमींदार को टोकरी नहीं उठा पाया होगा क्योंकि वह बहुत भारी थी। अब जाहिर सी बात है, जमींदार को इतना भारी काम उठाने में की आदत तो थी नहीं, वो कोई मजदूर थोड़ी ना था। शायद उसने पहले कभी इतना मेहनत का काम नहीं किया था और उसका अहंकार उसे कमजोर बना रहा था। यह भी हो सकता है कि मिट्टी का वजन उसकी ताकत से ज्यादा था। अब मिट्टी जाहिर सी बात है भारी होती है, जमींदार ने कभी इतना मेहनत का काम किया नहीं, तो इस वजह से वो नहीं उठा पाया होगा। झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, यहाँ केवल मिट्टी की बात की जा रही है या कुछ और बात भी छिपी है? हजारों टोकरियां मिट्टी, तो यहाँ सिर्फ लिटरली मिट्टी की बात हो रही है या कुछ और है? अब इसमें संकेत है, देखिए क्या है। मिट्टी किसी बात का प्रतीक हो सकती है। मिट्टी के बहाने वृद्धा क्या कहना चाहती थी, अब आपको ये बताना है। देखिए क्या है, यहाँ केवल मिट्टी की बात नहीं है बल्कि कुछ और भी छिपा है। मिट्टी वृद्धा की यादों, दुखों और झोपड़ी के महत्व का प्रतीक बनती है। अब आप बताइए, उस झोपड़ी के अंदर हजारों टोकरी मिट्टी कैसे आ सकती है? नहीं हो सकती ना। लिटरली वहाँ पर उसकी यादें हैं, उसके सुख भरे दिन हैं, उसके दुख भरे दिन हैं, वो सारी हैं, वो हजारों पल उस झोपड़ी के अंदर है। वृद्धा कहना चाहती है कि जमींदार ने उसका घर छीना है जो उसके लिए बहुत कीमती था और उसका बोझ जमींदार कभी नहीं उठा सकता। क्या नहीं कर सकता? कभी भी नहीं उठा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहानी आज से लगभग 125 साल पहले लिखी गई थी। 125 साल पहले, सोचिए। इस कहानी के आधार पर बताइए कि भारत में स्त्रियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। हम आज की चुनौतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज से 100-125 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। उस समय भारत में स्त्रियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। पहला है विधवा होने पर सहारा ना मिलना। पहली चीज तो जब कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दी जाती थी। संपत्ति पर अधिकार भी नहीं था, स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार नहीं था, ये तो आजकल होने लगा है। आर्थिक रूप से निर्भर रहना, क्योंकि स्त्रियां सिर्फ घर के कामों को ही करती थी तो उसके लिए उन्हें कोई पैसा वैसा तो मिलता नहीं था। अब जैसे आज स्त्रियां बाहर जाती हैं, कमाती हैं, तो उनके अपने हाथ में पैसा रहता है, आत्मनिर्भरता रहती है। पहले क्या रहता था, वो दूसरों पर निर्भर रहती थी। समाज में उनकी भावनाओं की अनदेखी, समाज में उनको बराबरी का हिस्सा नहीं प्राप्त था, इवन कोई दर्जा ही नहीं था, तो उनकी भावनाएं भी कोई मायने नहीं रखती थी। अकेले बच्चों का पालन पोषण करना कठिन होना। अब क्या होता था, मर्द तो सब बाहर चले गए और वो अकेले पालन पोषण करती थी, तो सारा उन्हीं पर भार आता था। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, बदली कहानी। अब क्या करना है, कल्पना कीजिए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, अब हमको दिया गया है प्रॉम्प्ट, हमको इस हिसाब से कहानी आगे बढ़ानी है। क्या है, यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता। अब क्या हुआ था कि उसने क्या किया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो टोकरी उठाने के लिए मान तो गया, लेकिन अगर कहानी में ये होता कि वो टोकरी उठाने से मना कर देता
तो कहानी कैसे आगे बढ़ती। चलिए देखिए कैसे बढ़ेगी। अगर जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता तो वह गुस्से से वृद्धा को वहां से भगा देता। वृद्धा उदास होकर चली जाती और अपनी पोती को मिट्टी नहीं दे पाती। पोती और दुखी होकर बीमार पड़ जाती। शायद पड़ोस के लोग जमींदार की बुराई करते और उसे दबाव में झोपड़ी देनी पड़ती। ठीक है, मतलब तब क्या होता कि दूसरे लोगों के कहने पर यह बात होती। यदि जमींदार टोकरी उठा लेता, उसने तो कोशिश करी नहीं उठा पाया, और अगर वो टोकरी उठा लेता तो क्या होता। चलिए, अगर जमींदार टोकरी उठा लेता तो वो अपनी ताकत दिखाने के लिए खुश होता कि अरे वाह, मैं तो हेल्दी हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। लेकिन वृद्धा कहती, अगर एक टोकरी का बोझ इतना भारी है तो झोपड़ी का भार कैसे संभलेगा। जमींदार शर्मिंदा होता और सोचता कि उसने गलत किया। अंत में वह वृद्धा से माफी मांगकर झोपड़ी लौटा देता। ये अंत हो सकता था। ठीक है, यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता, भाई वो तो रिक्वेस्ट करके अंदर गई मिट्टी लेने के लिए, लेकिन अगर जमींदार कहता कि नहीं मैं तुमको मिट्टी नहीं लेनी है, तब वो क्या करती, तब वो वृद्धा क्या करती। अगर जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता तो वृद्धा रोती हुई चली जाती। पोती का हाल और बिगड़ता और वह बीमार पड़ जाती। वृद्धा को पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ती। शायद लोग जमींदार के खिलाफ शिकायत करते और उसे मजबूरी में मिट्टी देनी पड़ती। भाई जाहिर सी बात है, जब सामाजिक दबाव बनता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, तो शायद जमींदार को भी टूटना पड़ता। यदि जमींदार एक स्त्री होती, अभी तो जमींदार यहाँ पुरुष था, अगर जमींदार स्त्री होती तो क्या होता। अगर जमींदार एक स्त्री होती तो शायद वह वृद्धा की दुख भरी बात सुनकर जल्दी दया दिखाती, क्योंकि स्त्रियों का जो मन होता है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा विनम्र होता है। उन पुरुषों में कठोरता होती है, लेकिन स्त्रियां थोड़ा ज़्यादा विनम्र होती हैं। वह टोकरी उठाने की कोशिश करती और असफल होने पर वृद्धा की मदद करती। हो सकता है वह झोपड़ी वापस दे देती, क्योंकि स्त्री होने के नाते वृद्धा की भावनाएं समझ जाती। हम कहते हैं अगर स्त्री होती तो हो सकता है शायद वो झोपड़ी ना छीनती, क्योंकि वृद्धा जिस तरीके से पहले अपना दुखड़ा सुना रही थी तो उस दुखड़े से ही वो बात मान गई होती, वो छीनती ही नहीं। यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती, अगर पोती आती वृद्धा की जगह, अगर वो पोती आती तो क्या होता। अगर पोती जमींदार से झोपड़ी मांगती तो वह रोते हुए कहती, महाराज यह मेरा घर है, मेरे माता पिता की यादें यहाँ हैं, कृपया इसे हमें लौटा दें। जमींदार उसकी मासूमियत देखकर पिघल जाता और झोपड़ी वापस कर देता, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी तो जाहिर सी बात है कि वो पिघल जाता। अपने समूह के साथ इनमें से किसी एक स्थिति को चुनकर चर्चा कीजिए और इस बदली हुई कहानी को वो मिलकर लिखिए। ठीक है, अब आपको चर्चा करनी है और मिलकर एक नई कहानी लिखनी है। कैसे, देखिए, हमने समूह में यदि पोती जमींदार से अपनी झोपड़ी वापस मांगती स्थिति चुनी। हमने मिलकर इस बदली हुई कहानी को लिखा। कैसे लिखा, देखिए। एक दिन वृद्धा की पोती जमींदार के पास गई। वह रोते हुए बोली, महाराज यह झोपड़ी हमारा घर है, मेरे माता पिता यहाँ मरे हैं, मेरी दादी का सहारा यही है, कृपया इसे हमें लौटा दें, वरना मैं और दादी दुखी रहेंगे। जमींदार ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसका छोटा चेहरा देखकर दया आ गई। वह बोला, बच्ची तुम सही कहती हो, मैंने गलती की। मतलब उस बच्ची की उस मासूमियत भरे चेहरे को देखकर वो उसे झोपड़ी लौटा देता। फिर उसने वृद्धा को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी झोपड़ी वापस देता हूँ, तुम यहाँ खुश रहो। वृद्धा और पोती खुशी से झोपड़ी में लौट आई और फिर से अपने घर में रोटी पकाने लगी। जमींदार ने सीखा कि बच्चों और बूढ़ों का दुख देखकर मन बदलना चाहिए। ठीक है, कि भाई बच्चे वृद्ध जो हैं वो कहीं ना कहीं अक्षम होते हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती। बच्चे भी होते हैं, मासूम होते हैं, उन्हें भी इतनी समझ नहीं होती, तो उनको एक्स्ट्रा केयर की इसीलिए ज़रूरत होती है। हमने सोचा कि पोती की मासूमियत जमींदार को जल्दी समझा सकती थी और यह कहानी का सुखद अंत होता। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया यहाँ पर, की और की का उपयोग। ठीक है, यहाँ पर एक का में छोटी की मात्रा है, एक का में बड़ी की मात्रा है। जो का में छोटी की मात्रा होती है वो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो एक अव्यय होता है। ठीक है, और योजक होता है, वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा होता है। जबकि जो का में बड़ी की मात्रा होती है ये एक कारक होता है। ठीक है,
ये शब्दों को जोड़ने का यानी कि पदों को जोड़ने का काम करता है। देखिए क्या है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। अब यहाँ पर का क्या है, का में छोटी की मात्रा है, की है ना। यहाँ की एक संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है। संयोजक का अर्थ होता है मिलाने वाला, यानी कि सेंटेंस को मिलाने वाला। संयोजक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह हमें बताता है क्या कहा गया है, क्या सोचा गया है, क्या देखा गया है। मैंने देखा कि, मैंने सोचा कि, मैंने पाया कि, तो ये क्या हो रहा है, मैंने पाया कि उसके आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, की कर रहा है। तो ये छोटी की हमेशा एक संयोजक, एक अव्यय होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। ठीक है, अब का में बड़ी की मात्रा है, की। यहाँ की एक संबंध सूचक कारक शब्द है। मैंने बोला था ना, ये एक कारक है। कारक कौन सा है, संबंध कारक है, क्योंकि ये पदों को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसे यहाँ वृद्धा को झोपड़ी से जोड़ने का काम किसके द्वारा करा जा रहा है, की के द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम या किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है। ये संबंध कारक शब्द है का और के। ठीक है, का की के जो है वो कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, अब नीचे दिए वाक्यों में इन दोनों शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, की का प्रयोग करना है। कहाँ छोटी की लगेगा, कहाँ बड़ी की लगेगा। जैसे पहला देखिए, वृद्धा ने कहा की, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, छोटी की लगेगा, क्योंकि कहा और वह झोपड़ी को लेने नहीं आई है, इन दोनों के बीच। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी की लगेगा, की। फिर है, वह अपनी पोती की चिंता में दुखी हो गई, तो पोती और चिंता के बीच संबंध बैठाने के लिए यहाँ क्या लगेगा, बड़ी की लगेगा। वृद्धा ने प्रार्थना की, अब यहाँ क्या है, छोटी की है। प्रार्थना की कि टोकरी को जरा हाथ लगाइए। ठीक है, यहाँ पर प्रार्थना की। ठीक है, अच्छा, आपने प्रार्थना की। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, आप देख लो, यहाँ पर बड़ी की आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस अंत हो रहा है। ठीक है, की। ठीक है, पोती हमेशा कहती थी कि वह अपने घर में ही खाना खाएगी, तो क्या है, यहाँ पर छोटी की लगेगा। झोपड़ी की मिट्टी से वृद्धा चूल्हा बनाना चाहती थी, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी की लगेगा। झोपड़ी की मिट्टी से उसे विश्वास था कि, छोटी की। मिट्टी का चूल्हा देखकर पोती खाना खाने लगेगी। वृद्धा की आंखों में, की कौन सा है, बड़ी की, आंखों की आंसू की धारा बहने लगी, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने सोचा कि कौन सा है, छोटी की, कि झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। वृद्धा के मन की पीड़ा उसकी बातों में झलक रही थी, तो मन की पीड़ा है, तो कौन सा की आएगा, बड़ी की आएगा। जमींदार इतने लज्जित हुए कि, यहाँ पर क्या है, छोटी की है। ठीक है, फिर आते हैं, उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी, दोनों में बड़ी की आएगा। अब देखो, हमेशा मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ, जहां पर दो सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस देख रहे हो ना, एक सेंटेंस ये है, वृद्धा कौन सा था, जमींदार इतने लज्जित हुए। ठीक है, एक सेंटेंस ये आ रहा है आपका, दूसरा है टोकरी उठाने की बात मान ली। ये दो सेंटेंस के बीच हमेशा छोटी की आता है। कौन सा आता है, छोटी की आता है। ठीक है, और जब एक सेंटेंस के अंदर ही की आ रहा है, जैसे यहाँ पर दिया, उस झोपड़ी की हर दीवार वृद्धा की यादों से भरी थी, मतलब अब पूरे सेंटेंस के अंदर जब आएगा तब वहां पर बड़ी की आता है। हमेशा ध्यान रखना, कौन सी आएगा, बड़ी की आएगा। ये एक छोटा सा टिप है आपके लिए, ताकि आप समझ सको। हाँ, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ मुहावरे दिए गए। क्या मुहावरे, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो मुहावरे हैं, बाल की खाल और थैली गर्म करना। ठीक है, इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। मैंने आपको मुहावरे बता दिए। पहली क्या थी, बाल की खाल निकालने वाले का मतलब है वकील बहुत छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ठीक है, दूसरा था थैली गरम कर का मतलब है कि जमींदार ने वकीलों को बहुत सारा पैसा दिया। ठीक है,
अब खा, क्वेश्चन क्या है इसमें, बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। चलिए देखिए क्या है, बाल बांका ना होना, कुछ भी कष्ट या हानि न पहुंचना, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना। अब इस पे वाक्य हम बनाएंगे, देखिए क्या है, वृद्धा की झोपड़ी में आग लगने वाली थी लेकिन बारिश की वजह से बाल बांका ना हुआ, यानी कि उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं बाल बराबर, बहुत सूक्ष्म, यानी कि बहुत ही छोटा। बाल कितना छोटा सा होता है, मतलब लंबाई में नहीं बोल रही हूँ, पतला बोल रही हूँ, बहुत महीन या पतला। ठीक है, अब इस पर वाक्य बनाएंगे, जमींदार की सोच में बाल बराबर दया थी जो बाद में दिखाई दी। नेक्स्ट है बाल बराबर फर्क होना, यानी कि बहुत ही कम फर्क होना, जरा सा भी भेद होना, यानी कि सूक्ष्मतम अंतर। वृद्धा और जमींदार की सोच में बाल बराबर फर्क था लेकिन दोनों का दुख एक जैसा था। अब यहां पे देखिए, बाल बाल बचना, नेक्स्ट मुहावरा है, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में बहुत थोड़ी कमी रह जाना। अब इसमें देखिए क्या है, जमींदार की गलती से वृद्धा की झोपड़ी खोने से बाल बाल बची। चलिए अब हम आ जाते हैं काल। काल का मतलब जानते हैं ना, काल 3 तरीके के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर, 3 आपको पता है, तो वहीं पर यहाँ कुछ बताया गया है। चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 3 सेंटेंस दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। पकाऊंगी यानी कि ये फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई। ये क्या हो गया है, पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि पका ली है मैंने। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूं, ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान काल। यहां रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल क्या है, यानी कि ये जो रेड है ये शब्द क्या है, आपको बता रहे हैं कि समय क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ, हो रहा है या होने वाला है, उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं, हम सभी को पता है। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, यह बताता है कि कार्य पहले ही हो चुका है। वर्तमान काल, यह बताता है कि कार्य अभी हो रहा है या सामान्य रूप से होता आ रहा है। तीसरा भविष्य काल, यह बताता है कि कार्य आने वाले समय या भविष्य में होगा, यानी कि आने वाले समय में होगा। नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। ठीक है, अब हमारे पास नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उन्हें हमें वर्तमान काल में और भविष्य काल में बदलना है। ठीक है, पहला क्या है, वह गिड़गिड़ाकर बोली, तो क्या है, वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है या वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। 2 सेंटेंस हो जाएंगे। देखिए ना, वर्तमान काल वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है, भविष्य काल वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। नेक्स्ट है, श्रीमान ने आज्ञा दे दी, तो अब इसका वर्तमान काल क्या होगा, श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं, भविष्य काल श्रीमान आज्ञा देंगे। अब नेक्स्ट है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब इसका जो है वर्तमान क्या है, वर्तमान काल, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है, और उसका भविष्य काल क्या होगा, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, तो इसका वर्तमान काल और भविष्य क्या होगा, देखिए, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही है, ये वर्तमान काल हो गया। भविष्य काल में क्या होगा, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी, यानी कि ये काम भविष्य में होगा। उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अब क्या होगा, उन्होंने उस वृद्धा से क्षमा मांग रहे हैं और उसकी झोपड़ी वापस दे रहे हैं। अब क्या है, वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोपड़ी वापस देंगे। चलिए अब आ जाते हैं वचन की पहचान। वचन मतलब क्या होते हैं, टेंस। वचन क्या होता है, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, देखिए, उसके मन में कुछ दया आ गई, उनकी आंखें खुल गईं,
ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों, आपस में चर्चा करके पता लगाइए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक अनुस्वार भर के अंतर से उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए उनके मन में कुछ दया आ गई, और ठीक है आ गई, उनकी आंखें खुल गईं, खुल गई, यहाँ पर देखिए एक बिंदी लगी है, देखिए अनुस्वार लगा है, ठीक है। गई और गई ये फर्क है इसमें, यानी कि ये पहला वाला जो है वो आपका एक वचन है, जबकि दूसरा सेंटेंस में जो गई लिखा है वो बहुवचन में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर वही करना है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। अब आपको वचन के हिसाब से यहाँ पर चीजें, और देखिए एक वचन में हम बिंदी नहीं लगाते हैं, अनुस्वार नहीं लगता है, बहुवचन में हम अनुस्वार लगाते हैं। लेकिन जहाँ आदरणीय है, जैसे पिताजी हैं या कोई बड़ा है जिसको हम आदर बोल रहे हैं, तो वहाँ पर एक वचन होते हुए भी ही जो क्रिया है उसमें अनुस्वार लगता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई, क्या होगा गई। फिर है वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, बोली, इसमें कोई अनुस्वार नहीं है। फिर है पोती ने खाना छोड़ दिया है, क्या है छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वचन है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी, ठीक क्या होगा थी, कोई अनुस्वार नहीं है यहाँ पर। उसे अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई, क्योंकि वहां पर खाली उस एक ही की बात हो रही है तो आई हो जाएगा। झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गईं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फिर से। फिर है पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं, क्योंकि यहाँ पाठक देख सकते हैं, एक पाठक नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर है की जगह क्या आएगा, है आएगा, यानी कि है के ऊपर अनुस्वार लगेगा, ठीक। कहानी की रचना, यानी कि अब हमें कहानी बनानी है। चलिए देखते हैं क्या है। यह सुनकर वृद्धा ने कहा महाराज नाराज ना हूं तो, ठीक है, ये एक सेंटेंस था जो हमने कहानी में पढ़ा है। अब क्या है, इस पंक्ति में लेखक ने जानबूझकर वृद्धा की कही हुई बातों को अधूरा छोड़ दिया। बात को अधूरा छोड़ने के लिए इस तरीके से हम डॉट्स लगाते हैं, ठीक है, का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों और प्रयोगों से कहानी का प्रभाव और बढ़ जाता है, ठीक है। अक्सर होता है, आप देखते हैं कि वहां डॉट लगा के छोड़ दिया गया है, तो ये थोड़ा और प्रभावशाली हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाठक खुद उसके आगे के सेंटेंस को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, और इस तरीके से पाठक यानी कि जो पढ़ता है कहानी वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा कि लेखक चाहता है। अनेक बार कहानी में नाटकीयता लाने के लिए भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब इस पर प्रश्न है, का प्रश्न क्या है, आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और सूची बनाइए। अब आपको और क्या क्या खासियत लगी इस कहानी में आपको बताना है। चलिए देखिए क्या है, प्रश्नोत्तरी शैली का प्रयोग है। भाई वृद्धा कह रही है मैं पूछूं, जमींदार कह रहा है कि हाँ ठीक, तो प्रश्नोत्तर पूछा जा रहा है। फिर क्या है, वर्तमानतकता से दृश्य सजीव बनता है, यानी कि वहां पे जो दृश्य आपको शब्दों के जरिए प्रस्तुत किया गया है, जैसा लग रहा है कि वो वर्तमान में बात घट रही है, और वर्णन इतना अच्छा सटीक है कि एक चित्र सा हमारे सामने बन रहा है। तो ये वर्णात्मकता से दृश्य सजीव हो जाता है, यानी कि रियलिस्टिक हो जाता है। गहरी भावनाओं का चित्रण है, करुणा भी है, ममता भी है, पछतावा भी है, सारे भाव निकल कर आ रहे हैं। संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, यानी कि उसमें डायलॉग के माध्यम से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नाटकीय मोड़ों का समावेश है, एकदम नाटक सा हो रहा है कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, कि किसी की प्रॉपर्टी कागज़ के थ्रू ऐसे अपने आप को लिखा लेना, एक ये भी चीज़ है। पात्रों का स्पष्ट और प्रभावी चित्रण है। अधूरे वाक्यों से रहस्य और जिज्ञासा उत्पन्न करा, जहां पे वाक्यों को अधूरा छोड़ा जा रहा है वहां पर पाठक उसके आगे सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आगे क्या हुआ होगा। सामाजिक संदेश देना है, सामाजिक संदेश देना है कि किसी का घर इस तरीके से नहीं छीना जाता है, किसी लाचार पर अत्याचार नहीं किया जाता है, ये एक संदेश दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है,
इस कहानी में कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी से चुनकर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया गया है, कहानी की विशेषताएं हैं और इधर हमें चुनकर लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, किस तरीके से दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले प्रश्नोत्तरी शैली दी गई है। क्या दिया गया है, प्रश्नोत्तरी शैली। कहानी में ऐसे प्रश्न हैं जो पाठक को सोचने पर विवश करते हैं। अब पाठक कौन होता है, हम लोग पाठक हैं। अब ऐसा उदाहरण देना है, देखिए यहाँ पर, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। यह प्रश्न जमींदार को सोचने पर मजबूर करता है और हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हजारों मिट्टी जमींदार क्यों उठाएगा। तो यानी कि मिट्टी की बात नहीं हो रही, लिटरली इसके पीछे कोई और बात हो रही है। तो पाठक यहाँ पर लिटरली सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। नेक्स्ट है वर्णनात्मकता। लेखक ने जगहों और भावनाओं को ऐसा चित्र खींचा है कि पाठक दृश्य को देख सकता है, यानी कि वो शब्दों के माध्यम से लिटरली एक चित्र बना रहे हैं। देखिए क्या है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यह वृद्धा की भावनाओं को साफ दिखाता है। अब आंसू की धारा यानी कि हम खुद इमेजिन करने लगते हैं कि वो वृद्ध स्त्री किस तरीके से रो रही होगी। नेक्स्ट है भावनात्मकता। यहाँ पर क्या है, कहानी में करुणा, पछतावा और प्रेम जैसे गहरे भाव दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा आश्रम, यह जमींदार का पछतावा दिखाता है। तो वृद्धा से क्षमा मांगी, तो ये क्या दिखा रहा है, उसका पछतावा दिखा रहा है, यानी कि एक भाव दिखा रहा है। संवादात्मकता यानी कि संवाद, डायलॉग्स। पात्रों के संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और प्रभावी बनती है। तो देखिए क्या है, महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। वृद्धा का संवाद प्रभावी है, तो उसने संवाद के थ्रू जो है मांगा, बोला ना उसने। फिर है नाटकीयता। कुछ दृश्य इतने प्रभावी हैं कि नाटक जैसे लगते हैं। जैसे ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। यह दृश्य नाटकीय है। जाहिर सी बात है, एक टोकरी मिट्टी कितनी भारी होगी कि एक जमींदार व्यक्ति ना उठा सके, जमींदार यंग आदमी नहीं उठा सके। तो ये एक नाटकीयता है कि वो इतनी कोशिश कर रहा है और एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहा है। नेक्स्ट है चरित्र चित्रण। पात्रों के गुण, स्वभाव और मन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। यहाँ पर देखिए, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। जमींदार का अहंकारी स्वभाव दिखता है। तो इस तरीके से उनके उस पात्र का गुण दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्या है, शब्दकोश का उपयोग क्या है। आप जानते हैं कि हम शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शब्दकोश जानते हैं क्या, डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है वैसे हिंदी की भी डिक्शनरी होती है। तो अगर कोई शब्द नहीं, आप अर्थ नहीं आ रहा है तो आप उसमें खोज सकते हैं, उसका अर्थ आपको मिल जाएगा। नीचे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दकोश से चुनकर लिखे गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त हैं उन पर घेरा लगाना है, जो सही है। जैसे यहाँ पर दिया है, श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तो अब श्रीमान कौन है, धनी है, शोभायुक्त व्यक्ति है, शोभायमान है, संपत्तिशाली है, संपन्न है, पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थक लगाया जाने वाला शब्द है। तो इसमें सही क्या होगा, श्रीमान क्या है, हम किसके आगे लगाते हैं, पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थ लगाया जाने वाला शब्द है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है, ये यहाँ पर पुरुषों के नाम के आगे लगाया जाने वाला सूचनार्थक शब्द। नेक्स्ट आते हैं, पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी। अब यहाँ पर कन्या कौन है आपको बताना है। देखिए, अविवाहित लड़की, एक राशि का नाम, लड़की या इलायची। तो यहाँ पर लड़की क्या है, वो विवाह के लायक तो है नहीं, वो बहुत छोटी सी है, तो वो वहां पर क्या होगा, सिर्फ लड़की। क्या होगा, सिर्फ लड़की, बस। नेक्स्ट है, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। अब महल का क्या मतलब होता है, आप बताइए। महल का मतलब होता है राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान, प्रासाद, अंतःपुर, पत्नी या उतरने की जगह। तो सही क्या है, राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बढ़िया मकान। ठीक है, आप प्रासाद भी यहाँ पर लगा सकते हो। प्रासाद का मतलब भी यहाँ पर महल ही होता है। अब आते हैं, वह तो कई जमाने से कहीं बसी थी। अब जमाने का यहाँ तात्पर्य क्या है, काल, बहुत अधिक समय,
सौभाग्य का समय, संसार, जगत, राज्यकाल, अवधि, युग, कार्यकाल, विलंब, देर या अतिकाल। तो सही क्या होगा? यहाँ पर जमाने का तात्पर्य क्या है? बहुत अधिक समय। तो जमाने का मतलब है बहुत पहले से वो वहां पर बसी थी। नेक्स्ट आते हैं, यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। आधार का मतलब क्या है? वहां पर सहारा। ठीक है, सहारा, आलंबन, पात्र, नाटक, नींव, बांध, नहर, संबंध, बर्तन, परिस्थितियां, अधिष्ठान, आश्रय देने वाला या पालन करना। तो सही क्या है? सहारा या आलंबन। आलंबन का मतलब भी सहारा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? भावों की पहचान क्या है? कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। कहानी की इस पंक्ति से कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? सही पहचाना। इस पंक्ति से पश्चाताप और क्षमा के भाव प्रकट हो रहे हैं। अब नीचे दी गई पंक्तियों में प्रकट हो रहे भावों से उनका मिलान कीजिए। ठीक है, अब ये पंक्तियां दी गई हैं, हमें इनके भाव, जो पंक्तियां हैं उनके भाव से हमें मिलाना है। जैसे देखिए यहां पर क्या दिया गया है। ओके, चलिए देखिए क्या है। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। ठीक है, वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। अब चूंकि लज्जा है तो लज्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, लज्जा और पछतावा। ठीक है, आ गया ये। अच्छा, यहाँ पर एक साथ पूरे आंसर दे दिए मैं आपको। दो, पहले का क्या था? 10th था। फिर आ जाते हैं, वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गईं। तो यहाँ पर उसकी आंखें खुल जाने का तात्पर्य यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या? बोध और आत्मज्ञान। तो सेकंड का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर 5। इसका हमारा क्या था? नंबर 10। ठीक, फिर आ जाते हैं, उसके मन में कुछ दया आ गई। अब दया का भाव यहां पर क्या दिया? ये देखिए, करुणा और दया। तो थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा? ये 8th। फिर नेक्स्ट आते हैं, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। अब यहां पर विनती जो आ रही है वो किस में आ रही है? देखिए, विनती आ रही है आपका, हाँ ये देखिए यहां पर ममता और स्नेह भी आ रही है। और ये यहाँ पर 5वें का हमारा आ रहा है पहला। नहीं, हम कौन सा कर रहे थे? हाँ, ये कर रहे थे, है ना। तो ये हमारा आ रहा है विनय, विनय। ओके, विनम्रता या विनय। क्यों? क्योंकि उसने विनती की है। तो यहाँ पर तो मैंने 5वें का लगाया, तीसरा, लेकिन यहाँ पे तो पहला आ रहा है। ठीक है, 9th का यहाँ पर आ रहा है। ओके, क्या है? जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आई तो हमारे दुख के फूट फूट के रोने लगी थी, ममता और स्नेह। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है आपका, मैं इसे सही कर देती हूँ। ये आ रहा है आपका, हमने अभी कौन सा लगाया? 5वां, क्षमा। 5वें का यहाँ पर तीसरा है, 3rd। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो यहाँ पर आधार मतलब क्या हो जाएगा? आधार का मतलब हो जाएगा कि उसके साथ, है ना। तो यहाँ पर उसका जुड़ाव और मोह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर छठे का 7वां बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। जमींदार साहब धन मंद से गर्मित हो अपना कर्तव्य भूल गए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अहंकार और घमंड होना चाहिए। 7वें का है चौथा, बिल्कुल सही, 7वें का ये चौथा। ठीक, फिर आ जाते हैं, उस झोपड़ी में उनका मन ऐसा कुछ लगा था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत आ गई। चलिए अब जो आ रहा है ये देखिए। ठीक है, तो निकलना नहीं चाहती थी, यहाँ पर हो जाएगा जुड़ाव और मोह। और अभी हमने रब किया है, एकमात्र आधार थी। तो हमारा आधार 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 में जो बचा ये हुआ ममता और स्नेह। ठीक है, पहला यहाँ पर छठे का पहला आ रहा है। ओके, 6th का यहाँ पर 1 आ रहा है, 6th का 1 है। 7th का हमने क्या लगाया था? 4th, अहंकार। ठीक है, फिर उसके बाद उस झोपड़ी में मन,
तो ये हमारा लगा था 7th का। ओके, 8th का हो जाएगा यहाँ पर 7th। ठीक है, अब आ जाते हैं 9th में। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट के रोने लगती। तो फूट फूट के जब वो रोने लगती तो ये क्या हो रहा है, उसके दुख और पीड़ा को दिखा रहा है, यानी कि 9th का हो जाएगा 2nd। ठीक है, 9th का हमारा क्या हो जाएगा 2nd। ओके, 2nd और कहीं तो लगा नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं 10th में। 10th में क्या दिया गया है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। ये इनकी क्रूरता और अन्याय को दिखा रहा है, यानी कि 10th का हो जाएगा आपका 9th। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब आ गए, 1st, 2nd, 3rd आ गया, 4th आ गया, 5th भी आ गया, 6th आ गया, 7th आ गया, 8th भी आ गया और 9th भी आ गया और 10th भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे कर लेंगे। तो 1-2 आंसर जो गलत थे वो मैंने आपको अटेंडम सही करके बता दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं वाक्य विस्तार। यहाँ क्या दिया गया है, वृद्धा पहुंची। यह केवल 2 शब्दों से बना एक वाक्य है, लेकिन हम इस वाक्य को बड़ा भी बना सकते हैं। कैसे, वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। बिल्कुल सही है, हमने उसका विस्तार कर दिया। अब बात कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रही है, किंतु इस वाक्य को हम और विस्तार दे सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। जैसे, थकी हुई आंखों कांपते हाथों में टोकरी लिए वृद्धा धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। ठीक है, बिल्कुल। अब यह वाक्य अनेक अर्थ और भाव व्यक्त कर रहा है। अब इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों का कहानी को ध्यान में रखते हुए विस्तार कीजिए। प्रत्येक वाक्य में लगभग 15 से 20 शब्द हो सकते हैं। चलिए देखिए कैसे बढ़ेंगे। एक झोपड़ी थी, अब इसका विस्तार कैसे करेंगे, देखिए। गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सूखी घास और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। ठीक है, झोपड़ी थी, अब वो कैसी लग रही थी हमने वो बताते हुए उसका विस्तार कर दिया। नेक्स्ट है, श्रीमान टहल रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, श्रीमान हाथ में छड़ी लिए आंगन में इधर उधर टहलते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो टहल रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या लिए थे, सब कुछ बता दिया। वह खाने लगी। अब क्या होगा देखिए, अब जब उसे विश्वास हो गया कि कोई उसका साथ देगा तो वह धीरे धीरे रोटी खाने लगेगी। ठीक है, ये चीज उसने बता दी। वृद्धा भीतर गई। क्या हुआ, वृद्धा भीतर गई। अब इस वाक्य का विस्तार कैसे करेंगे, वृद्धा कांपते कदमों से झोपड़ी के अंधेरे हिस्से में भीतर गई और टोकरी एक कोने में रख दी। अगला सेंटेंस से आगे बढ़े। क्या हुआ, जमींदार साहब थोड़ा रुककर वृद्धा की ओर देखे और फिर धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़े। ठीक, अब आ जाते हैं संवाद फोन पर। तो हम सभी फोन पर संवाद करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है ये देखना है। देखिए, कल्पना कीजिए कि कहानी आज के समय की है। जैसे कि बताया गया कि कहानी 125 साल पहले लिखी गई, लेकिन अब आपको क्या करना है, कल्पना कि प्रेजेंट टाइम यानी कि 2025 में लिखी गई। जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है कि वह जिद छोड़ दे और भोजन कर ले। उसने पोती को फोन किया है। अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत लिखिए। अब आपको इन दोनों के बीच एक संवाद लिखना है, वो भी किस पे, फोन पे। चलिए देखें। पोती, जी कहिए। जमींदार, देखो तुम्हें इतने दिन से भूखा रहना ठीक नहीं है। फिर पोती, लेकिन दादी के साथ जो हुआ उससे मेरा मन नहीं है खाने का। फिर जमींदार, मैं समझता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर अब सब ठीक हो जाएगा। पोती, सच में? वो भी आश्चर्य होती कि सच में? जमींदार, हाँ, मैं वादा करता हूँ दादी की झोपड़ी पर कोई हक नहीं करूँगा। पोती, अगर ऐसा है तो मैं खाना खा लूंगी। जमींदार, यही समझदारी है बेटा, अब दादी को चिंता नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फिर से एक संवाद देखना है। कल्पना कीजिए कि जमींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल में पर लिखित संदेशों द्वारा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मित्र उसे समझा रहे हैं कि वह झोपड़ी ना हड़पे। उसकी इसी लिखित चर्चा को अपनी कल्पना से भाव मुद्रा यानी इमोजी के साथ लिखिए। अब आप चाहो तो इसमें इमोजीज बना सकते हो। ठीक है भाई, मुझे इमोजीज का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन तब भी आप कर सकते हो। उदाहरण जैसे मित्र,
इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है। जमींदार, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना है। अब इसके आगे आपको विस्तार करना है। चलिए देखिए मित्र, यार वो वृद्धा की झोपड़ी मत हड़पना, गलत बात है। जमींदार, लेकिन उसकी जमीन बहुत काम की है। मित्र बोलता है, इंसानियत ज्यादा काम की होती है, पैसा तो आता जाता है। जमींदार कहता है, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मित्र, हाँ, दादी को उनकी जगह रहने दो, दुआ मिलेगी। जमींदार, ठीक है, मैं झोपड़ी नहीं लूंगा। तो इस तरीके से इन दोनों के, आप चाहो तो इनमें कुछ इमोजीज अपने आप से बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है। अब आते हैं पोती की भावनाएं। पोती की भावनाएं क्या है? मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये उसके लगाव को दर्शा रहा है, इसलिए उसने ये काम किया है। चलिए, कहानी में वृद्धा की पोती एक महत्वपूर्ण पात्र है, भले ही उसका उल्लेख केवल 1-2 पंक्तियों में हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप ही वह पोती हैं, यानी कि आप वो पोती हैं। आपको अपने घर से बहुत प्यार है। अपने घर को बचाने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको एक लेटर लिखना है। चलिए देखिए, जिलाधिकारी को पत्र, सेवा में जिलाधिकारी महोदय, शहर का नाम। अब आपका जो भी शहर है, आप जहां से भी लिख रहे हैं उस शहर का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। विषय, मेरे घर को बचाने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर उसके आगे विषय वस्तु लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है, अपना नाम, जो भी आपका नाम है आप यहाँ लिखेंगे। आपके क्षेत्र की निवासी हूँ, मेरा घर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। यह घर मेरे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। हाल ही में हमारे गांव के जमींदार साहब ने हमारी झोपड़ी पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। महोदय, इस घर में मेरे माता पिता की यादें बसी हैं, यही मेरा बचपन बीता और यही मेरी दादी ने मुझे पाला पोसा है। यदि यह घर हमसे छिन गया तो हम बेसहारा हो जाएंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारी झोपड़ी को जमींदार से बचाने की कृपा करें, हमें न्याय और अपने घर में रहने का अधिकार दिलाएं। ठीक है, धन्यवाद। भवदिया, अपना नाम लिखिए, गांव का नाम लिखिए और तिथि लिखिए। ठीक है, अब ये आप इस जगह देखिए, झोपड़ी बचानी है तो आपको अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा, किस जगह की बात हो रही है, तो वो आप वहां पर एड्रेस भी बताओगे। चलिए, अब क्या आ जाते हैं, खा। मान लीजिए कि वृद्धा की पोती दैनंदिनी मतलब होता है डायरी, पूरे दिन का ब्यौरा एक डायरी में लिखा करती थी। कहानी की घटनाओं के आधार पर कल्पना कीजिए कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। स्वयं को पोती के स्थान पर रखते हुए वह दैनंदिनी लिखिए। उदाहरण, अब आपको क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इसी के आगे आपको विस्तार करना है। क्या है, मेरी दैनंदिनी, 2 मई, आज दादी घर पर आई तो बहुत परेशान थी, मैंने बहुत पूछा, उन्होंने बताया। अब इसके आगे का विस्तार आपको करना है। ठीक है, 2 मई की बात है, देखिए। ठीक है, यहां पर हमने दिया, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने दी, मैंने कई बार पूछा तब उन्होंने बताया। अब बताया क्या आगे, कि जमींदार साहब हमारी झोपड़ी लेने की सोच रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। अब नेक्स्ट डे 3 मई, आज मैं सुबह से चुप हूं, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, यह घर मेरी दुनिया है, अगर यह चला गया तो हम कहां जाएंगे। दादी मुझे समझाती रही पर मैं जानती हूं उनके दिल में भी डर है। ठीक है, ये चीज दिखाई। फिर 4 मई को क्या हुआ, मैंने निश्चय कर लिया कि अपनी झोपड़ी को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करूंगी। मैंने जिलाधिकारी को पत्र लिखने का सोचा, उम्मीद है कि कोई तो हमारी आवाज सुनेगा। 5 मई, आज मन में थोड़ी आशा जगी, सुना है कि गांव के लोग भी हमारे साथ हैं, शायद मिलकर हम अपना घर बचा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह 5 दिन की हमने यहाँ पर डायरी लिखी है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न उत्तर के अगले सेक्शन, यानी कि पार्ट से आगे। ठीक है, कहाँ पर आ गए हम, पार्ट से आगे आ गए। क्या दिया गया, आपकी बात। कहानी में वृद्धा की पोती अपने घर से बहुत प्यार करती थी। आपके घर से अपने लगाव का अनुभव बताइए। अब आप अपने घर को कितना लगाव रखते हैं, क्या कितना प्यार करते हैं, ये आपको यहाँ पर शेयर करना है। देखिए, मेरा घर मेरे लिए सिर्फ ईंट और दीवारों का बना ढांचा नहीं, बल्कि मेरी यादों और खुशियों का खजाना है। यहाँ मेरी हर हंसी, हर आंसू और हर त्योहार की महक बसी हुई है।
बचपन में दीवारों पर बनाई गई मेरी रंग बिरंगी चित्रकारी, आंगन में खेली गई गिल्ली डंडा और बरामदे में बैठकर दादी की कहानियां सुनना, यह सब मेरे घर को मेरे जीवन का सबसे प्रिय स्थान बनाता है। ठीक है, तो ये आपका घर है जहां पर आप, अब इसमें देखिए आप लोग अपने विचार भी लिख सकते हो कि आपका अनुभव आपके घरों में कैसा रहा है, आप वो लिखो, अपना लगाव लिखो वहां पर। नेक्स्ट है, क्या कभी आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव हुआ है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगा हो? अपना अनुभव, और कोई भी जगह या कोई व्यक्ति, किसी से भी लिखिए। एक बार हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब थी जिसमें मेरी पसंदीदा कहानियां थी। मैं हर दिन उसे पढ़ने जाती थी। बाद में वह किताब नवीनीकरण के कारण लाइब्रेरी से हटा दी गई, यानी कि रेनोवेशन हो रहा था तो वहां से उसको हटा दिया गया। उस दिन मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ, जैसे अपना कोई दोस्त खो दिया हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई व्यक्ति होता है, कोई चीज़ होती है जिससे हमारा इतना लगाव होता है। नेक्स्ट है गा। कहानी में जमींदार अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। क्या आपने कभी किसी को उनके किए पर पछताते हुए देखा है? उस घटना के बारे में बताइए, यह भी बताइए कि उस पश्चाताप का क्या परिणाम निकला। यानी कि अब आपको दिखाना है कि कोई व्यक्ति ऐसा आपके आसपास हो जिसे अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। ठीक है, एक बार हमारे पड़ोस में एक अंकल ने गुस्से में आकर अपने दोस्त से बहुत बुरी तरह बातें कर दी। बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। वे तुरंत दोस्त के घर गए, माफी मांगी और फिर से दोस्ती कायम हो गई। इस पश्चाताप का परिणाम यह निकला कि दोनों के रिश्ते पहले से भी मजबूत हो गए। यानी कि देखिए, हम अक्सर ऐसा होता है कि हम गुस्से में कोई, लेकिन अगर आपको तुरंत ही रिग्रेट हो रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत की है, तो उस पर्सन से हमें तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो हमारा रिश्ता बिगड़ने से बच जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई काम गुस्से या अहंकार में किया हो और बाद में पछताए हो? अब आपको बताना है कि आपसे कभी कुछ ऐसा हुआ हो, फिर आपने क्या किया, उस अनुभव से आपने क्या सीखा। अब उससे आपने क्या सीखा ये भी बताना है। एक बार मैंने अपनी छोटी बहन से गुस्से में उसका खिलौना छीन लिया और तोड़ दिया। बाद में जब वह रोने लगी तो मुझे बहुत पछतावा हुआ। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग कर देते हैं। मैंने अपनी बचत से उसे नया खिलौना खरीदा और उससे माफ़ी मांगी। उस दिन मैंने सीखा कि गुस्से में किया गया काम अक्सर हमें दुखी कर देता है और इसीलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना ज़रूरी है। यानी कि देखिए, गुस्सा भी आ रहा है तो पेशेंस रखिए। गुस्सा ऐसा ना हो आउट ऑफ कंट्रोल कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं जिन्हें हम सही नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि लोगों को गुस्से में अपने आप को शांत रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस गुस्से में अगर हम कोई काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। चलिए, पाठ से आगे में नया सेक्शन है हमारे पास में, न्याय और समता। क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। कहानी में आपने पढ़ा कि एक जमींदार ने लालच के कारण एक स्त्री का घर छीन लिया। सबसे पहले समझिए न्याय और समता क्या होता है। न्याय मतलब तो जस्टिस आप समझते हैं, समता मतलब होता है इक्वल, यानी कि सबके साथ बराबरी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन है, क्या आपने किसी के साथ ऐसा अन्याय देखा, पढ़ा या सुना है? उसके बारे में बताइए। आपको बताना है कि आपके अपने एक्सपीरियंस, क्या आपने ऐसा कुछ अन्याय का उदाहरण कहीं पर देखा, पढ़ा, सुना है तो बताइए। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक किसान किसी जमीन पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। किसान ने पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और दबाव के कारण उसे अपनी जमीन वापस पाने में कई साल लग गए। अब भाई हर चीज़ का अपना प्रोसीजर होता है, करने के बाद उसे कई साल लग गए। यह देखकर लगा कि लालच और शक्ति का गलत इस्तेमाल किसी की मेहनत और अधिकार छीन सकता है। अब सोचिए, वो किसान की ज़मीन, वो वहाँ पर खेती करता था, सब कुछ करता था, तो इतने साल जब वापस पाने में लगे तो उन सालों में उसने कैसे क्या कमाया होगा, क्या खाया होगा। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के लोग क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपके आसपास ऐसी कोई परिस्थिति दिख रही है, आपने तो अभी ये बोला कि हमने समाचार में पढ़ा, अगर ये चीज़ आपके घर के आसपास ही कहीं घट रही होती, किसी किसान के साथ ऐसा हो रहा होता, तो आप क्या क्या करते, या आपके आसपास वाले लोग क्या क्या करते? देखिए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं और मेरे आसपास के लोग यह कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति का साथ देकर उसे कानूनी सलाह और मदद दिलाना। भाई वो व्यक्ति गरीब है
ना ही उतना शायद कानूनी दांव पे जानता होगा, तो हम कानूनी बेसिस पे उसकी मदद कर सकते हैं, उसे सलाह दिला सकते हैं। इस मामले को मीडिया और सोशल मीडिया पर उठाकर लोगों का ध्यान दिलाएंगे। सामूहिक रूप से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मिलकर न्याय की मांग करना, अपने अधिकारों और कानून की जानकारी रखना ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। भाई हमारे क्या अधिकार है ये भी हमें जानना जरूरी है। सच्ची शक्ति दया और न्याय में है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। वही बात है, सच्ची शक्ति किसमें है? दया और न्याय में, दूसरे लोगों पर दया करना और उनके साथ न्याय करना। चलिए, मेरे अनुसार असली ताकत वह है जो किसी को दबाने में नहीं बल्कि उसे सहारा देने में काम आए। दया से हम लोगों का विश्वास जीतते हैं और न्याय से उनका सम्मान। जो व्यक्ति या समाज दूसरों के साथ निष्पक्षता और करुणा से व्यवहार करता है वही लंबे समय तक मजबूत और सम्मानित बना रहता है। शक्ति का अर्थ सिर्फ बल या धन नहीं बल्कि इंसानियत और न्यायप्रियता है। क्या है? इंसानियत और न्यायप्रियता है। चलिए अब आ जाते हैं हम अगले सेक्शन में, जहां पर है घर घर की कहानी। क्या पूछा गया? आपको अपने घर की कहानी पता है? उसे कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसे बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए। चलिए अपने घर की कहानी की खोजबीन करते हैं। आप सभी के घरों को बनाने में आपके मम्मी पापा, दादा दादी, इन सब की बहुत मेहनत लगी है। और अगर आपको नहीं पता है तो उनसे बात करके उनकी मेहनत के बारे में पता लगाइए। अपने घर के बड़े बूढ़ों से उनके बचपन के घरों के बारे में साक्षात्कार लीजिए। अब आपको क्या बोला गया है कि आप अपने बड़े घर के बड़े, जैसे दादा दादी हो गए या मम्मी पापा हो गए, उनसे इंटरव्यू लीजिए उनके बचपन के बारे में। ठीक है, आज आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें वे कब से रह रहे हैं, इसमें आने के पीछे क्या कहानी है, इसके बारे में बातचीत कीजिए। कक्षा में अपनी अपनी कहानियां साझा कीजिए। ठीक है, अब आपको अपने बड़े बुजुर्ग का इंटरव्यू लेना है। मेरे घर की कहानी। मैंने अपनी दादी से बात की। उनका बचपन का घर गांव में था। वह घर लकड़ी और ईंट से बना था जो 1945 में बनाया गया था, यानी कि 1945 में बनाया गया था। दादाजी और दादी ने मिलकर घर बनवाने में बहुत मेहनत की थी। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी मदद ली थी। मतलब अब पैसे की मदद है, दे दो, हम जब अर्न करते रहेंगे तो वापस करेंगे। हमारा आज का घर शहर में है। दादी यहाँ 1990 से रह रही हैं। दादाजी नौकरी के कारण शहर आए और घर बनवाया। पहले वे किराए पर रहते थे, अब हम सब इस घर में खुश हैं। कक्षा में मैंने अपनी ये कहानी सुनाई। सबकी कहानियां भी बहुत अच्छी थी। चलिए, न्याय और करुणा से जुड़ी सहायता। ठीक है, न्याय और करुणा से जुड़ी क्या सहायता है? बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। किसने? जमींदार ने झोपड़ी पे कब्जा कर लिया था सारे पैसे देकर। कहानी के इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए नागरिक शिकायत प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब इसकी भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, शहर के नागरिक को या गांव के नागरिक को अगर तकलीफ है तो वो, जैसे गांव है तो वो ग्राम पंचायत में जाकर शिकायत कर सकता है। शहर में है तो वो उसका भी अपना एक प्रोसीजर है, वो जाकर वहाँ शिकायत कर सकता है। इसके बारे में अपने घर और आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। खुद भी पता लगाइए और दूसरों को भी बताइए कि अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। उदाहरण, सार्वजनिक शिकायत सुविधा। अब आपको बतानी है कहाँ होती है सार्वजनिक जो है शिकायत सुविधा। भारत सरकार की इस वेबसाइट पर सभी भारतीय या केंद्र सरकारों के किसी भी विभाग से जुड़ी शिकायतें कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर भारत की ये 22 भाषाओं में शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। तो ये वेबसाइट नीचे आपको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है जन सुनवाई। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जन सुनवाई जैसी सुविधाओं को प्रारंभ किया हुआ है। इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग भी किया जा रहा है। अब आप इस वेबसाइट पर जो है अपनी जन सुनवाई करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं। भारत सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है कि सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो इस वेबसाइट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो दिया गया, अब इसमें हमें क्या बताना है। देखिए, कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी में जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर वृद्धा की झोपड़ी पर कब्जा कर लिया।
ये अन्याय था। ऐसे अन्याय से बचने के लिए भारत में कई सरकारी सुविधाएं जिनके बारे में जानना और दूसरों को बताना जरूरी है। यहाँ कुछ आसान तरीके बताए गए हैं, ठीक है। क्या है? सबसे पहले सार्वजनिक शिकायत सुविधा, ठीक है। अगर कोई सरकारी विभाग गलत करे, जैसे जमीन पर कब्जा या अन्याय, तो आप इस वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ केंद्र या राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। 22 भाषाओं में शिकायत लिख सकते हैं। मोबाइल ऐप भी है, रजिस्टर करें, शिकायत डालें और ट्रैक करें, ठीक है। उदाहरण, अगर कोई अफसर रिश्वत मांगे, जमीन का गलत कागज बनाए, तो यहाँ शिकायत करें। तो इस पोर्टल में आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जन सुनवाई। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये वेबसाइट है, पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल OTP से रजिस्टर करें, इसको शिकायत डालें, जैसे जमीन विवाद और सरकारी योजना में गड़बड़ी, स्थिति चेक करें और जवाब ना मिले तो रिमाइंडर भेजें। यह हिंदी में है और आसान है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं। गरीब, विधवा या अनाथ लोगों के लिए सरकार की योजनाएं हैं। तो ये आपका वेबसाइट दिया गया है, पर देखें, असंगठित कामगारों को पेंशन, बीमा और आर्थिक मदद मिलती है। आधार कार्ड और बैंक खाता देकर रजिस्टर करें इसको। उदाहरण, वृद्धा जैसी महिलाओं, जैसे जो बहुत वृद्ध हैं, महिलाओं को पेंशन या बच्चों को शिक्षा मदद मिल सकती है। यानी कि जो लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर आकर मदद मिल सकती है। जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उन्हें यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। दूसरों को जागरूक कैसे करें? घर की बात करें, अपने परिवार को बताएं कि अगर कोई अन्याय हो तो डरे नहीं, शिकायत करें। पड़ोसियों को बताएं, खासकर गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों को इन वेबसाइटों के बारे में समझाएं। घर वालों को भी करें और आस पड़ोस के लोगों, गरीब लोगों को इस बारे में अवेयर करें। NGO या स्कूल में जागरूकता। स्थानीय NGO या स्कूल में इन सुविधाओं के बारे में पोस्टर या छोटी मीटिंग करें। पोस्टर लगवा सकते हैं या छोटी मोटी मीटिंग्स भी कर सकते हैं। मोबाइल का उपयोग, जिनके पास इंटरनेट है उन्हें ऐप डाउनलोड करने में मदद करें। जिनके पास है उनका डाउनलोड कर दें, ताकि भाई भविष्य में अगर कोई ऐसी दिक्कत हो तो वो इनका सहारा ले सकें। अगर कोई वृद्धा जैसी स्थिति हो, वृद्धा यानी कि जो हमने कहानी अपनी पढ़ी ना, एक टोकरी मिट्टी में, अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो उसे इस पोर्टल पर शिकायत करने को कहें। अगर उत्तर प्रदेश में है तो आप इस पोर्टल में पर जाएं। सामाजिक मदद के लिए इस पर जाएं, रजिस्टर करें। इन सुविधाओं से गरीब और कमजोर लोग न्याय पर पा सकते हैं और करुणा का भाव समाज में बढ़ेगा। तो ये 3 जो वेबसाइट्स हैं आप लोगों को दी गई हैं, यहाँ पर आप मदद पा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है आज की पहेली, क्या है चलिए देखिए। नीचे दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द बनाएं। अब एक तरीके से ये क्या है, वर्ण विच्छेद दिए गए हैं, आपको वर्ण का शब्द का निर्माण करना है। देखिए क्या है यहाँ पर पहला तो आपको टोकरी दे गई। अब देखिए या में आ की मात्रा और दा, क्या हो जाएगा? याद। क्या हो जाएगा? याद। अब यहाँ पर है बड़ी ई, ली, व और यक्का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? इलाका, ठीक है। फिर आते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा आपका झा है, ओ है, झा में ओ की मात्रा। फिर बड़ी पी, पा में बड़ी की मात्रा, झोपड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? झोपड़ा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं हम, ओके, यहाँ पर हाँ ठीक है, झोपड़ियाँ हैं यहाँ पर, ओके। फिर है जा में जा आधा जा है, दा आधा है, आ, माँ आधा है, ई, आ, अंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए जमींदार, ठीक है। जा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, माँ में ई की मात्रा और रा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आ रहा है आपका तौलिया, ता में ओ लिया, ठीक है। अब खोजबीन है, क्या है हमारे पास? खोजबीन, चलिए देखिए। हमारे देश में हजारों सालों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं। सैकड़ों साल पहले लिखी गई कहानियों की पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। ऐसी एक अद्भुत पुस्तक हितोपदेश है, जो आज भी विश्व में मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ाई जाती है।
अपने पुस्तकालय से हितोपदेश की कहानियों की पुस्तक खोज कर पढ़िए और इसकी कोई एक कहानी कक्षा में सुनाइए। ठीक है, तो ये पुस्तक अपने आप में बहुत अच्छी है। हम एक कहानी आपके लिए लेकर भी आए हैं, देखिए क्या है। मैंने अपने स्कूल के पुस्तकालय से हितोपदेश की कहानी वाली किताब ढूंढी। हितोपदेश विष्णु शर्मा ने लिखी है और इसमें पशु पक्षियों की कहानियां हैं जो हमें जीवन का सबक सिखाती हैं। मैंने इसमें धूर्त गीदड़ और हाथी की कहानी पढ़ी। यह बहुत मजेदार और सीख देने वाली है। अब मैं कक्षा में इसे सुना रहा हूं। देखिए, एक जंगल में ब्रह्मवन नाम की जगह पर कपूर तिलक नाम का एक बड़ा हाथी रहता था। कुछ गीदड़ों ने उसे देखा और सोचा, अगर यह हाथी मर जाए तो हम 4 महीने तक इसका मांस खाकर जी सकते हैं। उसमें से एक बूढ़ा और चालाक गीदड़ बोला, मैं इसे अपनी बुद्धि से मार दूंगा। वह गीदड़ हाथी के पास गया और झुककर प्रणाम किया। हाथी ने पूछा, तुम कौन हो? गीदड़ ने कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवरों ने पंचायत की है। वे आपको राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि आप में राजा के सब गुण हैं। आप मजबूत, धर्मी और नीति जानने वाले हैं। राजा के बिना जंगल नहीं चल सकता। कृपा करके हमारे साथ चलिए, हम आपको राज तिलक करेंगे। हाथी राज्य का लालच में फंस गया कि अरे भाई, हमको तो राजा बनाया जा रहा है, तो उसके में फंस गया और गीदड़ के पीछे पीछे चल पड़ा। गीदड़ उसे एक गहरी कीचड़ वाली जगह ले गया, मतलब जहाँ खूब कीचड़ था वहां पर लेकर गया। जहाँ हाथी फंस गया, अब हाथी इतना बड़ा कीचड़, भाई कीचड़ में धंस जाएगा। हाथी चिल्लाया, मित्र, अब क्या करूं, मैं मर रहा हूं। गीदड़ हंसा और बोला, महाराज, मेरी पूंछ पकड़कर निकलो। उसे कहा, पूंछ पकड़ लो, मैं खींचता हूं, तुम निकलो। अब इतनू सा गीदड़ इतना बड़ा हाथी कहां से खींच लेगा? तुमने मेरी बात पर विश्वास किया, अब दुष्टों की संगत का फल भोगो। फिर सभी गीदड़ों ने मिलकर फंसे हाथी को मार डाला और खा लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी दुष्टों की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना नुकसान होता है। जैसे श्लोक में कहा गया है, यदा सत्संग रहितो भविष्यति भविष्यसि। ठीक है, भविष्यसि भविष्यसि। ये तदा सज्जन गोष्ठेषु पश्यसि पश्यसि, मतलब अच्छे लोगों की संगत करो तो जियोगे, बुरों की संगत में पड़ोगे तो मरोगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये था हमारा 6 चैप्टर एक टोकरी मिट्टी का एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने सभी कोशिश किए आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए अब जल्दी ही मिलेंगे हम इसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन का एक वो भी स्वरूप आपके पास में आएगा। ठीक है, तो लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।